गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे नए पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024862। आज हम इसके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 2:3:4, देन फाइंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 91 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है एक त्रिभुज की ऊंचाइयों का रेशियो में दे रखा है, इसका पेरीमीटर दे रखा है, हमें इसकी साइड्स फाइंड करनी है कि क्या होगी। हम सब लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि हमें पता है कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ट्रायंगल का एरिया हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो यहां से मेरे को पता है कि ट्रायंगल का एरिया हर बार सेम रहता है, तो बेस और हाइट इंटू में, इसका मतलब बेस और हाइट जो है वो क्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। एरिया हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। तो फिक्स अगर कांस्टेंट है तो इसकी जगह अपन क्या के मान सकते हैं, के बराबर 2 को भी इधर ले आएंगे तो कांस्टेंट बन जाएगा। तो बेस इंटू हाइट अगर लिखेंगे तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं क्या कि बेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हाइट के। तो यहाँ पर हमें जो हाइट्स का रेशियो दे रखा है, ट्रायंगल की 3 हाइट्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3, इनका रेशियो 2 3 4 है। ये हमारे पास इनकी हाइट्स का रेशियो। यहाँ से अगर बेस का रेशियो निकालेंगे तो इसका इन्वर्स कर देंगे, 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4। अब इनका एग्जैक्ट रेशियो अगर हमें चाहिए तो सबको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको 12 से अगर हमने मल्टीप्लाई करा तो 12/2 क्या बनेगा, 6, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 3। तो इनके बेस का रेशियो क्या आ जाएगा, 6:4:3। अब इस रेशियो के अंदर हमें इसका जो पेरीमीटर है, जो पेरीमीटर हमें दे रखा है 91 सेंटीमीटर, उसको डिवाइड करना है। इस रेशियो का जो टोटल है वो 13 आया। 13 की वैल्यू अगर 91 सेंटीमीटर तो 1 की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो 6 की वैल्यू 6 × 7 42 सेंटीमीटर, 4 की वैल्यू 7 × 4 28 सेंटीमीटर और 3 की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। तो 42, 28 और 21 ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आया। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड था। ट्रायंगल का एरिया हमेशा होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस और हाइट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे क्योंकि एरिया फिक्स है। हर बार ट्रायंगल का एरिया तो सेम ही रहेगा अगर एक ही ट्रायंगल है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। 52 देखो हमें क्या रहा है, n = फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 ... फैक्टोरियल 50। तो हमें बताना है कि किससे परफेक्टली डिवाइड होगा। तो देखिए ध्यान देना, n की वैल्यू हमारे पास फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल के अंदर 50। हमें बताना है n किससे डिवाइड होगा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24। इससे आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे सब में लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। तो सबका यूनिट डिजिट 0 होगा। तो अगर अपन इस n का फैक्टोरियल का अपन सबका यूनिट डिजिट निकालें तो मेरे पास क्या जाएगा, 1 + 2 3 + 6 क्या जाएगा, 9, 9 + 4 क्या जाएगा, 13। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो हमारे पास क्या 13 के हिसाब से 3 आ गया। अब यूनिट डिजिट अगर 3 आया तो अब देखो ध्यान देना, मैं अगर इन सबकी नंबर्स को देखूं तो सारे नंबर्स जो हैं 9 को छोड़कर सब इवन है, और इवन नंबर्स का अगर मल्टीपल करेंगे तो हमेशा इवन आना चाहिए। 9 इकलौता सिंगल ऐसा नंबर है जो यहाँ पर अगर मैं कोई भी ऐसा नंबर होगा उसमें अगर मैं 9 का भाग दूंगा तो भाग चला जाएगा, जैसे 63 हुआ। तो 9 सिंगल ऐसा नंबर है जो ओड है, तो ओड इसका मल्टीपल आ सकता है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 9। ये इसको सोचने का फर्स्ट तरीका था। सेकंड तरीका, अगर आप क्या करें, इन सबका एडिशन करें सिर्फ 5 तक, फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल 5, अपने पास 50 तक है। लेकिन अगर अपन एक बार सिर्फ 5 तक चेक करें तो 1 + 2 + 6 + 24 + 120 बनेगा। तो अगर अपन इसको ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, 120, 144, 150, 153। अब देखो 153 में अगर अपन चेक करें तो 12 का भाग नहीं जाता, 153 के अंदर 16 का डिवाइड नहीं जाता, 153 में 30 का डिवाइड नहीं जाता,
153 में सिर्फ और सिर्फ किसका डिवाइड चला जाएगा, 9 का। 9 का डिवाइड देंगे तो 17 टाइम चला जाएगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, 9 इकलौता सिंगल ऐसा नंबर है जिसका इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 हमें कह रहा है 300 मीटर की रेस में बी ए को 10 मीटर, बी जो है ए से 10 मीटर आगे खड़ा है, जिसमें ए बी को 10 मीटर या 2 सेकंड से हरा देता है। तो हमें ए की स्पीड बतानी है कि क्या होगी। अब देखिए ध्यान देना, 300 मीटर की रेस में बी ए से 10 मीटर आगे खड़ा है, तो ए अगर यहां से स्टार्टिंग करता है तो बी क्या करेगा, इसके 10 मीटर आगे से स्टार्टिंग करेगा। और हमें कह रहे हैं ए बी को 10 मीटर से या 2 सेकंड से हरा देता है। ए जब तक 300 मीटर पूरा का पूरा चलेगा तब तक बी या तो 10 मीटर से हार जाएगा, इसका मतलब बी कितना चलेगा, 280 मीटर। 10 मीटर पहले स्टार्ट मिल गया उसको और 10 मीटर बाद में वो हार गया, इसका मतलब कितना चला, 280 मीटर, या वो 2 सेकंड से हार गया। इसका मतलब बी को ये 10 मीटर की दूरी तय करने में क्या 2 सेकंड लगते, बी 2 सेकंड के अंदर ये 10 मीटर की दूरी तय कर लेता। तो बी की यहां से अगर अपन स्पीड निकाले तो क्या जाएगा, 10/2 क्या जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। बी की स्पीड हमारे पास क्या जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। अब बी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड आई। अब बी जितने टाइम में ए 300 मीटर दूरी तय करता है उतने टाइम में बी सिर्फ क्या करेगा, 280 मीटर की दूरी तय करेगा। तो बी को 280 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, बी की स्पीड अगर निकालें तो क्या डिस्टेंस अपॉन मेरे पास टाइम होता है। तो यहां से अगर अपन चाहें तो बी की स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ए की स्पीड। अब बी की स्पीड तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, यहां से अगर मैं स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड का अगर डिवाइड कर दूं तो क्या बी का टाइम आ जाएगा। तो बी का टाइम अगर निकालें तो 280 में 5 का भाग दे दें, 5 5 25 बच जाएगा, 3 30 56। बी को ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या 56 सेकंड लगे। बी 280 मीटर चला 56 सेकंड में, तो उतने ही टाइम में ए चल लिया होगा 300 मीटर। ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी वो 300 मीटर है। जितने टाइम में बी ने 280 मीटर की दूरी तय करी उतने ही टाइम में ए ने 300 मीटर की दूरी तय करी, तो ए की स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 300/56। अगर अपन इसको क्या करें, इसको काट दें, इसको 4 से अगर अपन काट दें तो 4 से क्या 75 बार, 4 से कल चला जाएगा 14 बार, तो ये क्या जाएगा 5 से 5/14। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 से 5/14। ये हमारे पास उसकी स्पीड आ जाएगी। और हम यहाँ चाहें तो मीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं कि उसकी ये स्पीड किसमें, मीटर पर सेकंड में। इंग्लिश में तो मेंशन है कि हमें बताना है कि इन मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या। जितने टाइम में बी ने 280 मीटर की दूरी तय करी उतने ही टाइम के अंदर क्या करेगा, जो ए है वो 300 मीटर की दूरी तय करेगा। तो बी को 56 सेकंड लगे तो ए ने भी 56 सेकंड में ट्रेवल करी, तो ए की स्पीड आ गई 5 से 5/14। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हमें क्या कह रहा है, साहुल जो है 24 किलोमीटर धारा के साथ और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत चलता है। धारा के साथ वह धारा की विपरीत की अपेक्षा में 1 घंटा कम लेता है। धारा की गति अगर 2 है तो उसकी ठहरे हुए पानी में हमें स्पीड बतानी है कि क्या होगी। हमें देखो क्या यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि आने और जाने के टाइम का डिफरेंस दे रखे, आने और जाने के टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 आवर। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमें पता है डिस्टेंस तो वो चलेगा 24 किलोमीटर। अब धारा के विपरीत चला तो स्पीड x माइनस वाई, धारा के साथ अगर चलेगा तो स्पीड x प्लस वाई, और दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 आवर। अब यहां से हमें धारा की चाल तो पता है कि 2 किलोमीटर है, तो 24/x माइनस 2 माइनस में 24/x प्लस 2, इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1। अब x की वैल्यू हमें चाहिए तो हमें ऑप्शन की मदद ले, सबसे बेस्ट तरीका रहता है। ऑप्शन से अगर अपन 10 रखकर देखें तो क्या जाएगा, 24/10 माइनस 2 8, माइनस में 24/10 प्लस 2 क्या आएगा 12। तो ये 3 माइनस 2 क्या 1 बन रहा है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसकी ठहरे हुए पानी में स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। पहला ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करता तो हम बाकी ऑप्शन चेक करते। ऑप्शन से इसको चेक करना बेस्ट रहता है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन से नहीं चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने में टाइम लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं कि हमारे पास बोट एंड स्ट्रीम का इजी सा क्वेश्चन था। 55 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखिए हमें क्या करें, जब दो संख्याओं को d से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आते हैं 60 + 65। जब इन दोनों संख्याओं के योग को d से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है 32। तो हमें d का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। हमें कह रहे हैं कोई पहला नंबर था, उसको जब d से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 1 हमारे पास क्या आया 60। सेकेंड नंबर को जब d से डिवाइड करा तो रिमाइंडर R2 हमारे पास क्या आया 65। अब कह रहे हैं इन दोनों नंबर्स के सम को d से अगर डिवाइड करें तो हमें पता है कि रिमाइंडर हमारे पास क्या बचता है 32। तो हमें d का मान बताना है कि क्या होगा। तो जब इस तरह से पहले किसी नंबर में d का डिवाइड करा, दूसरे में अगर फिर d का डिवाइड करा और दोनों के सम में d का डिवाइड करा, तो हमारे पास d का जो वैल्यू होती है वो होती है रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 माइनस में रिमाइंडर 3। रिमाइंडर 1 60, रिमाइंडर 2 65 और रिमाइंडर 3 होता है 32। तो यहाँ से अगर अपन इसको देखें तो क्या आ जाएगा 125 में से 32 घटा दें तो मेरे पास क्या जाएगा 93। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 93। ये एक स्पेशल केस बनता है जब किसी नंबर को d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर R1 है, सेकंड नंबर को d से डिवाइड करें रिमाइंडर R2 है और दोनों के सम को अगर d से डिवाइड करें रिमाइंडर R3 है, तो d का मान R1 + R2 - R3 होता है। ये हमारे नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी थ्योरम का छोटा सा कंसेप्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 देखो हमें क्या कह रहा है, गीता अपनी इनकम का 18.18% बचाती है। यदि उसका खर्चा 14 से 2/7% बढ़ जाता है, आय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में 9,600 रुपये की वृद्धि हो जाती है। उसकी इनिशियल इनकम हमें बतानी है कि क्या होगी। अब देखो 18.18%, ये आपको टेबल से ध्यान है क्या, अगर मैं कहूँ कि 9 से 1/11% किसकी वैल्यू होती है 1/11 की, तो ये वैल्यू किसकी है 2/11 की। ये वैल्यू उसकी किसकी है 2/11 की। अब वो कह रहे इनकम कहा 2/11 बचाती है। इसका मतलब अगर हम मान लें कि उसकी इनकम जो थी अगर 11 थी, उसमें से वो कितना बचा रही होगी 2, तो खर्चा कितना कर रही होगी 9। हमने उसकी 11 इनकम ले ली, उसका एक्सपेंडिचर 9 ले लिया और उसकी बचत कितनी ले ली 2। अब कह रहे उसका खर्चा 14 से 2/7% बढ़ गया, तो 1/7 बढ़ गया, तो 9/7 बढ़ गया। उसकी जो इनकम है वो 20% बढ़ गई, 11 का अगर 20% में बढ़ा दूं तो क्या 2.2 बढ़ गई। अब इतनी इनकम बढ़ी, उसमें से इतना खर्चा बढ़ा, तो बचत कितनी बढ़ी मान लिया x। तो बचत की वैल्यू निकाले तो जो इनकम बढ़ी उसमें से जितना खर्चा बढ़ा उसको घटा दें, तो ये मेरे पास क्या जाएगा 22/10 माइनस में 9/7। या मैं इसका अगर एलसीएम ले लूँ, यहाँ पहले इसको काट दूँ, 11/5 माइनस में 9/7, तो एलसीएम क्या जाएगा 35। ऊपर मेरे पास क्या जाएगा 77 माइनस में 45, तो क्या जाएगा 32/35। उसकी बचत इतनी बढ़ गई क्या, हम कह रहे हैं उसकी बचत बढ़ी है 32/35। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कितने रुपए बढ़ी 9,600 रुपये, और हमें उसकी इनिशियल इनकम बतानी है कि क्या होगी। तो हमें पता है कि 9,600 रुपये की वैल्यू 32/35 है, और हमें उसकी इनिशियल इनकम, इसका मतलब वैल्यू किसकी चाहिए 11 की, क्योंकि हमने इनिशियल इनकम उसकी क्या मानी थी 11। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करें, ये 32 से चला गया 300 बार, तो क्या आएगा 35 × 300 × में 11। तो अगर अपन इसको मल्टीप्लाई कर दे 35 को 3 से, तो 10500 × 11। अगर अपन इसको 11 से गुना कर देंगे तो क्या जाएगा, प्लस के अंदर अपन इसको 500 ऐड कर दें तो मेरे पास क्या जाएगा 1,15,500। हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1,15,500 रुपये ये हमारे पास उसकी इनिशियल इनकम आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ हमें एक टेबल याद है तो हम इसको 2/11 लिख सकते हैं, और 2/11 लिखा, इसका मतलब इनकम 11 थी तो बचत 2 है, तो खर्चा कितना हुआ 9। अब जितना जितना बढ़ाने की बात बोल रहा है उतना बढ़ा दो, अपना आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 57 नंबर पर। 57 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हम ही कह रहे हैं midpoints of a regular octagon are joined to form another octagon if the area of outer
octagon is 300 square unit, then find the area of inner octagon. हमारे पास एक अष्टभुज है, हमने क्या करा, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक नया अष्टभुज बनाया। बाहरी बहुभुज का अगर एरिया, बाहरी अष्टभुज का एरिया अगर 300 वर्ग इकाई है तो अंदर वाले का एरिया बताना है कि क्या होगा। अब देखो इस बात को अपन एक छोटी सी बात से लिंक करते हैं कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास अगर यहां पर अपन कहें कि मेरे पास अगर एक कोई भी क्वाड्रिलेटर है, कोई रेक्टेंगल है, कोई स्क्वायर है, कोई भी रेक्टेंगल हमने बना लिया, इसके मिड पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो मिड पॉइंट्स को मिलाने पर जो नया रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया पूरे का हाफ होता है क्या। तो यहाँ जब अपन बड़ा ऑक्टागन है उसका एरिया 300 है, इसके मिड पॉइंट्स को मिलाकर नया ऑक्टागन बनाएंगे तो उसका एरिया भी पहले वाले का हाफ होगा। तो 300 का हाफ कर देंगे तो क्या जाएगा 150। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ऑक्टागन को हम ऐसा मान सकते हैं कि दो अलग अलग हमारे पास क्या थे, क्वाड्रिलेटर थे, दो अलग अलग क्वाड्रिलेटर के मिड पॉइंट्स को मिलाता तो मैं एरिया आधा आधा हो जाता। तो पूरे ऑक्टागन का एरिया अगर 300 था तो एक मेरे पास जो क्वाड्रिलेटर बनेगा उसका एरिया क्या 150, तो आधा करूंगा 75, दूसरे में भी 75, दोनों को मिलाया तो 150। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 150। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पर। देखिए 58 हमें क्या कह रहे हैं, एक निश्चित धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 साल में 4,900 रुपये हो जाती है, 8 साल में 7,350 रुपये, तो 12 साल बाद ये राशि कितनी हो जाएगी, हमें ये बताना है। तो देखिए ध्यान देना, हम लोग इतनी सी बात जानते हैं कि 4 साल में हमारी अमाउंट सीआई से 4 साल में हमारी अमाउंट सीआई से कितनी बनी 4900 रुपीज, और 8 साल में सीआई से कितनी बनी 7350। तो हमें बताना है कि 12 साल बाद ये अमाउंट कितनी होगी। जो 4900 रुपीज थे वो अगले 4 ईयर के अंदर क्या 7350 रुपीज बन गए। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, हमारी अमाउंट कितने गुना हुई 7350 अपॉन 4900 गुना, इतने गुना हो गई क्या। यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें, 0 से 0 कैंसिल, 7 से अगर कैंसिल कर दे तो ये चला जाएगा 70 टाइम, ये चला जाएगा 105 टाइम, 35 से काट दे तो क्या लिख सकते हैं 3/2 गुना। तो हमें पता है कि हमारी अमाउंट हर 4 साल के डिफरेंस में कितने गुना हो रही है 3/2 टाइम 3/2 गुना। तो 8 साल बाद की अमाउंट पता है, अगर 12 साल बाद की अमाउंट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, जो 8 साल बाद की अमाउंट थी 7350 उसका 3/2 टाइम कर देंगे। 3/2 टाइम करें तो इसमें 2 का डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा 3, फिर चला जाएगा 6 बार, मेरे पास बच जाएगा 15, चला जाएगा 7 बार, 14 बच गया, 1 फिर चला जाएगा 5 बार। तो 3675 को अगर अपन 3 से गुना कर दें तो मेरे पास यहाँ से क्या जाएगा 5 × 15, 7 × 21, 22, 2 कैरी आ गई 18 और 2 20, क्या जाएगा 11,025। तो 11,025 रुपये हमारी अमाउंट बन जाएगी। और कोई अगर इसमें इतना नहीं देखना चाहता कितने गुना हुई क्या हुई, तो छोटा सा फॉर्मूला होता है कि मुझे अगर बाद वाली अमाउंट चाहिए, अगर मुझे पहले वाली इनिशियली 4 साल बाद की अमाउंट पता है, 8 साल बाद की अमाउंट पता है और मुझे क्या करना है उसके बाद की फिर अमाउंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो अमाउंट 2 थी अपॉन में अमाउंट 1 इंटू में अमाउंट 2, ये मेरे पास क्या जाएगी अमाउंट 3। अमाउंट 3 का फॉर्मूला अमाउंट 2 अपॉन अमाउंट 1 इंटू अमाउंट 2। तो अमाउंट 2 हमारे पास क्या बाद वाली अमाउंट 7350 इंटू 7350 अपॉन में अमाउंट 1 क्या आएगी 4900। इसको सोल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते अगले क्वेश्चन नंबर पर। ये हमारे पास सीआई का बढ़िया सा क्वेश्चन था कि हमारी अमाउंट कितने गुना हो रही है, क्योंकि सीआई में हम जानते हैं अमाउंट अगर टी टाइम में n गुना तो उतने ही टाइम में फिर से n गुना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 59 पर। 59 ये रहा हमारी स्क्रीन पर, cos 10 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। हमें दे रखा है cos 10 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री। अब देखिए ध्यान देना, cos 10 को अगर मैं चेंज कर दूं cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री, cos 10 को अगर मैं cos 90 माइनस 80 लिख दूं तो ये क्या sin 80 बन जाएगा। अब अगर मैं इस वैल्यू को ऊपर नीचे cos 80 से मल्टीप्लाई कर दूं, cos 80 डिग्री से ऊपर और नीचे गुना कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन हमारे लिए क्या फर्क पड़ जाएगा कि ये जो टर्म बनी ना cos 20 इंटू कोस 40 इंटू कोस 80, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें दे रखा है cos थीटा इंटू कोस 60 माइनस थीटा इंटू में कोस 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1/4 कोस 3 थीटा के बराबर, 1/4 कोस 3 थीटा के बराबर। तो थीटा अगर हम इस क्वेश्चन में 20 डिग्री ले लें तो कोस 20, कोस 40 और कोस 80 इसका मल्टीप्लाई क्या बनेगा, 1/4 कोस क्या आ जाएगा 60 डिग्री इंटू में साइन 60 साइन 80 अपॉन कोस 80 क्या बन जाएगा tan 80। अब कोस 60 डिग्री का जो मान है वो हमारे पास क्या होता है 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/8 tan 80 डिग्री। मेरे पास आंसर क्या आएगा 1/8 tan 80 डिग्री। अब देखो tan 80 डिग्री नहीं दिख रहा तो कोट की टर्म दिख रही है, तो tan 80 को अगर मैं कोट में चेंज करूं तो क्या आ जाएगा 1/8 कोट 10 डिग्री, क्योंकि tan 80 को हम tan 90 माइनस 10 लिखेंगे, tan 90 माइनस 10 क्या बनेगा कोट 10 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/8 कोट 10 डिग्री इसका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पर। 60 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 60 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 5, तो हमें 8x³ प्लस 1/27x³ चाहिए कि क्या होगा। अब देखो आप इतनी सी बात जानते हैं कि आपको अगर ये वैल्यू चाहिए तो ये क्या होगी 2x प्लस 1/3x, जब इसका क्यूब करेंगे तो उसी की मदद से मिलेगी, जब अपन इसका क्यूब करेंगे उसकी मदद से मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन में 2x की जगह क्या दे रखा है 3x, तो हम इसको 2x में बदल लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3x प्लस 1/2x बराबर 5। अब अगर मुझे इसको 3x को 2x में बदलना है तो 3x को अगर x में बदलना हो तो पहले 3 का भाग दो, और 2x में बदलना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पूरी वैल्यू को अगर 2/3 से मल्टीप्लाई करें तो 2/3 इंटू 3x प्लस 2/3 इंटू 1/2x इक्वल आ जाएगा 5 इंटू 2/3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 1/3x बराबर क्या आ जाएगा 10/3। अब हम इसका क्या करते हैं क्यूब कर देते हैं, इसका हम लोग यहाँ से क्यूब कर देते हैं। अब जब हम इसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3 a इंटू बी, और इंटू में हमारे पास आता है a प्लस बी, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 10/3, और इक्वल में 10 का क्यूब करूंगा तो क्या आ जाएगा 1000, और 3 का क्यूब करूंगा क्या आ जाएगा 27। अब x से x कट गया, 3 से 3 कट गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8x³ प्लस 1/27x³ बराबर ये क्या आ जाएगा 20/3 उधर जाते माइनस का 1000/27 माइनस में क्या आ जाएगा 20/3। इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 27, ऊपर क्या आ जाएगा 1000 माइनस में 180, तो क्या आएगा 820 अपॉन में 27। 820 में अगर 27 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 27 थी 81, 881 बच जाएगा, 10 भाग नहीं जा रहा तो क्या आ जाएगा 30 सही 10/27। हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। बस मेनली हमें क्या होना चाहिए, एक छोटा सा फॉर्मूला आना चाहिए। आप सब लोग जानते हो कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी। ये छोटा सा हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम हमारे क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाते हैं। चलिए पेपर के भी हमने 10 क्वेश्चन करे, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हमें कह रहा है 2 पेन 3 रबड़ और 4 कटर का मूल्य 36 रुपये, 4 पेन 5 रबड़ और 8 कटर का मूल्य 68 रुपीज़ है, तो हमें एक रबड़ का मूल्य बताना है कि क्या होगा। देखो हमें पता है 2 पेन 3 इरेजर और 4 शॉर्पनर्स का प्राइस है 36 रुपीज़, जबकि हमें पता है कि 4 पेन 5 इरेजर और 8 शॉर्पनर का जो रेट है वो 68 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक इरेजर का रेट बताना है कि क्या होगा। फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं डबल कर दूं तो क्या 4 पेन 6 इरेजर और 8 शॉर्पनर का रेट 72 आ जाएगा।
अब इस वाले इक्वेशन में से इसको अगर घटा दूं तो ये माइनस का माइनस का माइनस का ये कट जाएगा, माइनस का 1 इरेजर ये भी कट जाएगा, बराबर माइनस का 4 रुपीज, तो एक इरेजर की वैल्यू माइनस से माइनस कट गया, क्या गया 4 रुपए। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 61 का आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए 4 रुपए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चल सकते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, लीनियर इक्वेशन बनी, जस्ट एक इक्वेशन को डबल करते हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 पर। 62 देखो हमारे पास एलजेब्रा का अच्छा सा क्वेश्चन है कि x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इक्वल z की पावर 1/3। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो ध्यान देना, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो पहले अपन क्यूब करके आंसर निकाल सकते हैं, या हमें कोई कंसेप्ट आता है तो हम इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, हम जो ये टर्म दे रखी है x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब, तो क्या मैं इस टर्म को ऐसा लिख सकता हूं, x की पावर 1/3 का क्यूब प्लस y की पावर 1/3 का क्यूब माइनस में z की पावर 1/3 का क्यूब, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमें पता है कि हमें इन तीन नंबर्स के क्यूब का सम निकालना है क्या, और जब भी तीन नंबर्स के क्यूब का सम निकालना होता है सबसे पहले चेक करते हैं कहीं इन तीनों का टोटल 0 तो नहीं है। तो यहाँ जो तीनों नंबर्स हैं वो क्या हैं, यहाँ अगर मैं लिख दूँ, कलर चेंज कर लेते हैं अपन पेन का, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 माइनस z की पावर 1/3, क्या इसका टोटल 0 बन रहा है क्या, ये बन रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 z की पावर 1/3, तो z की पावर 1/3 माइनस z की पावर 1/3 क्या बना 0। अब ये 0 बन रहा है, इसका मतलब हम जानते हैं इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3abc, तो 3x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 माइनस के अंदर इनटू में माइनस z की पावर 1/3 इस पूरे का होल क्यूब, और प्लस के अंदर जो हमें दे रखा है 27xyz, तो 3 का क्यूब करेंगे 27, माइनस का क्यूब करेंगे माइनस आके आ जाएगा, xyz की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो xyz बन जाएगा, और प्लस 27xyz माइनस 27xyz और प्लस 27xyz जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पर। हाँ, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इक्वल है z की पावर 1/3, इसका क्यूब कर सकते हैं। जब इसका क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस b, उसकी जगह हम z की पावर 1/3 लिख सकते हैं, बराबर में क्या आ जाएगा z। तो मैं इसको लिखूंगा x प्लस वाई माइनस जेड बराबर माइनस का 3xyz की पावर 1/3। अब मुझे पता है क्वेश्चन में इस पूरी टर्म का भी क्यूब है, तो अगर अपन इसका फिर से क्यूब करेंगे तो x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, इसका क्यूब करूंगा तो माइनस 27xyz, और ये इधर आते ही प्लस का, तो x प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस 27xyz, ये क्या आ जाएगा किसके बराबर, 0 के बराबर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। चलिए ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आया, बात क्लियर हुई क्या। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ट्रायंगल ABC का केंद्रक G है और 12 सेंटीमीटर लंबी माध्यिका AD है, तो हमें AG का मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो अगर अपन यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाए ABC और इसमें एक माध्यिका अगर AD ड्रॉ करें तो हमें पता है G जो होता है वो AD को 2:1 में बांटता है। अब AD की लेंथ हमें पता है 12 सेंटीमीटर, हमें AG और GD का रेशो पता है 2:1, तो 12 सेंटीमीटर को अगर अपन 2 अनुपात 1 में बांटे तो AG क्या होगी 12/3 गुना में 2, तो क्या जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे पास 63 नंबर का आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 64 नंबर पर। 64 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। एक समकोण त्रिभुज ABC में AB की वैल्यू में 2.5 दे रखी है, कोस B की वैल्यू 0.5 है, AC भी 90 डिग्री है, तो AC की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनाए तो हमें पता है कि ACB, ये C वाला एंगल 90 डिग्री है, कोस B की वैल्यू 0.5 है, 0.5 का मतलब 1/2, कोस मेरे पास क्या होता है परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो बेस हमारे पास क्या आ जाएगा इस एंगल के लिए, बेस आ जाएगा 1 और हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितनी है 2। तो अगर मैं AC की वैल्यू निकालूं तो रूट में 2 का स्क्वायर 4 - 1 क्या √3 आ जाएगी। तो हमें AC की लेंथ बतानी है कि हमारे पास AC की लेंथ क्या हो जाएगी ये बतानी है। ये इसका रेशियो है, अभी ये तीनों वैल्यू हमारे पास रेशियो के अंदर है। हमें दे रखा है AB बराबर 2.5, ये 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें क्या करना है AC की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो देखिए AC क्या होगी, AB की वैल्यू 2.5, इसकी वैल्यू रेशियो में 2, वैल्यू हमें किसकी चाहिए √3 की। अब 2.5 को अगर मैं 5/2 लिख दूं इंटू 2 इंटू √3 तो क्या आ जाएगा 5/4 √3। हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई अगर ऐसे रेशियो नहीं निकालना चाहता तो देखो इसी क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ACB जिसमें ये 90 डिग्री, कोस B का मान 0.5 है, 0.5 का मतलब 1/2, इसका मतलब B क्या हुआ 60 डिग्री, B क्या हुआ 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमें पता है AB की वैल्यू 2.5 या 5/2 सेंटीमीटर, 90 डिग्री के सामने की साइड सबसे बड़ी साइड, तो 30 के सामने की सबसे छोटी साइड इसकी आधी 5/4 सेंटीमीटर, और 60 के सामने की साइड इसकी √3 गुना। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 5/4 इंटू √3 ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 65 पर। देखिए 65 हमें क्या कह रहा है, हवा के तूफान से खंभा टूट गया और इसका शीर्ष खंभे के पैर से 20 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर भूमि से टकराया। यह हमारे पास धरातल है, यहाँ कोई ये पोल था, यहाँ से टूटा और ये इस तरह से यहाँ पर 30 डिग्री पर धरातल से टकराया, और ये इससे कितनी दूरी पर है 20 मीटर की दूरी पर। तो हमें क्या करना है, टूटने से पहले खंभे की हाइट बतानी है कि क्या होगी। ये 90 डिग्री का एंगल था, ये 30 है, तो ये क्या जाएगा 60। अब 60 के सामने की साइड होती है बड़ी साइड, तो छोटी साइड अगर हमें निकालनी है तो √3 का भाग दे देंगे, तो ये क्या जाएगी 20/√3। अब 30 के सामने की साइड सबसे छोटी साइड, 90 के सामने की साइड चाहिए तो इसकी डबल हो जाएगी, तो क्या जाएगी 40/√3। तो पूरे खंबे की लंबाई तो दोनों का टोटल होगा 20/√3 प्लस 40/√3, तो क्या जाएगा 60/√3, या हम इसको √3 से ऊपर नीचे गुना कर दें तो क्या जाएगा 20√3। हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एंगल्स 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री हैं तो इनके सामने की साइड्स का रेशो 1:√3:2 होता है, जिसका हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त यूज करा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी पेपर के 15 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 ये रहा हमारी स्क्रीन पर, ये DI का क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या दे रखा है। सेल्स ऑफ द बुक इन 1000 फ्रॉम 6 ब्रांचेज, ये ब्रांचेज दे रखी है, इसमें बुक्स दे रखी है सेल हजारों में, और हमें क्या करना है एक कंपनी की, तो हमें स्टडी करना है इस ग्राफ को और आंसर देने। हमें कह रहे हैं इफ ऑल द 6 ब्रांचेज आर डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स such that each group has equal performance on selling book, then minimum difference of the number of the books sold by members of any group is। चलिए देखिए कोशिश करते, हमें यहाँ पर क्या करा है, इनको 3 ऐसे ग्रुप्स में बांटना है कि सबकी सेल बराबर हो जाए। तो देखिए ध्यान देना, अगर मैं इसका डाटा लिखूं तो इसकी सेल 20 है, इसकी सेल 40 है, इसकी सेल हमारे पास 55 है, नेक्स्ट वाले की सेल 80, नेक्स्ट वाले की सेल 45 और नेक्स्ट वाले की सेल 70, नेक्स्ट वाले की सेल 70, सॉरी नेक्स्ट वाले की सेल 60, ये हमारे पास है। तो अब देखो ध्यान देना, हम अगर इनका ग्रुप बनाएं तो देखो आपको पता है क्या B1 और B4 का पेयर बन सकता है, इनकी सेल 100 बनी। फिर अगर मैं कहूँ कि मेरे पास B3 और B5 इन दोनों का पेयर बन सकता है, 55 + 45 सेल 100 बनी, और इन दोनों का B2 और B6 का पेयर बन सकता है, इनकी सेल भी 100 बनी। मुझे सबसे मिनिमम डिफरेंस चाहिए, तो देखिए मिनिमम डिफरेंस यहीं पर आ रहा है, 55 और 45 में डिफरेंस कितने का होगा 10 का। तो हमारे पास इनके बीच में डिफरेंस जो है वो कितने हज़ार का है, 10,000 का। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, मिनिमम डिफरेंस कितना है 10। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछता तो 20 और 60 का डिफरेंस निकाल लेते, सॉरी 20 और 80 का डिफरेंस निकाल लेते, हमारे पास क्या आ जाता 60, और बीच वाला डिफरेंस पूछता तो 40 और 60 का वो था 20। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 67 पर।
67 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखिए हमें क्या कह रहे हैं, B1 और B4 की शाखाओं की औसत बिक्री निम्न में से कौन सी शाखाओं की औसत बिक्री के बराबर है। B1 और B4 की अगर बात करें, B1 की सेल 20, B4 की सेल 80, तो टोटल बना 100। अब एवरेज बराबर होगा तो टोटल भी बराबर होगा। पहला ऑप्शन है B3 B5। B3 और B5 को चेक करेंगे, इन दोनों की टोटल सेल क्या बन रही है, 55 प्लस 45 100 बन रही है। बिल्कुल इसका मतलब ये सही आंसर है। B3 B6 चेक करें तो B6 की सेल ज़्यादा नहीं हो सकता, B5 B6 नहीं बन रही, B2 B5 सेल हमारे पास नहीं बन रही, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है आंसर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। वे शाखाएं कितनी है जिसमें पुस्तकों की बिक्री औसत बिक्री से कम है। अब देखो हमें पता है इनकी एवरेज अगर अपन बिक्री निकालें तो पहले वाले के अंदर जो सेल थी वो 20 है, दूसरे वाले के अंदर 40, तीसरे वाले के अंदर 55, फिर हमारे पास 80, फिर आ जाएगी 45 और फिर क्या आ जाएगी 60। इनका अगर अपन टोटल करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12, 20 और 30, 300। टोटल 300 आया, 6 ब्रांचेज हैं तो एवरेज क्या आया 300/6 50। अब 50 से कम कितनी ब्रांचेज हैं, B1 है, B1 की सेल 20 है, B2 है इसकी 40 है, B3 ऊपर है, B4 ऊपर है, B5 कम है और B6 भी ऊपर है, तो क्या आ जाएगा आंसर 3। ऐसी कितनी ब्रांचेज है जिनकी सेल एवरेज से कम है, तो वो क्या आ जाएगा 3 हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पर। 69 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। A sum of rupees X was divided between A, B, C, D in the ratio of 1/3, 1/5, ठीक है। If the difference between the share of B and D is this, then the value of X is। अब देखो हमें X रुपए की टोटल अमाउंट है, इसको हमने A, B, C और D इनके अंदर किस रेशो में डिवाइड कर दिया, 1/3 रेशो, 1/5 रेशो, 1/6 रेशो, 1/9। अब हमें इसका एग्जैक्ट रेशो निकालना है, तो अब देखो 3, 5, 6 और 9 सबका एलसीएम 90। सबको अगर अपन 90 से मल्टीप्लाई कर दें, सबको 90 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 30, 18, 15 और 10। ये ए बी सी डी का हमारे पास रेशो आया। हमें कह रहे हैं बी और डी के भागों के बीच का अंतर, बी और डी के बीच का डिफरेंस रेशो में कितना है 8। 8 की वैल्यू 832 रुपये, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 104 रुपये। और मुझे क्या बताना है एक्स का मान, इसका मतलब टोटल अमाउंट बतानी है। तो यहाँ से अगर अपन इनका टोटल निकालें तो क्या आ जाएगा 8, 5, 13, हासिल आ जाएगी 1, 4, 5, 6 और 7। 73 की वैल्यू चाहिए तो ये क्या आ जाएगा 73 × 104 रुपीज़। अब 73 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा 7300, 4 से अगर गुना कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 292। तो अगर अपन इसको ऐड करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7592। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रेशो का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बस एग्जैक्ट रेशो में बदलना था, तो आंसर क्या गया 7592 रुपीज। ये हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पर, हमारे पेपर का 20 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है और प्रस्तावित डिस्काउंट जो उस वस्तु के अंकित मूल्य का 10% है, तो हमें क्रय मूल्य और उसके अंकित मूल्य का अनुपात बताना है कि क्या होगा। देखो मैं कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड द डिस्काउंट ऑफर इज 10% ऑन मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीपी और एमआरपी। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, हम एक छोटा सा फॉर्मूला जानते हैं, एमआरपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। हमें पता है कि हमें कितना प्रॉफिट चाहिए 8% का, विक्रय मूल्य 8% अधिक है और डिस्काउंट कितना है 10% का। तो एमआरपी और सीपी का रेशियो 108/90, अगर अपन इसको 2 से काट दें तो क्या आ जाएगा 45 और ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास 54। 9 से काट दे तो 6:5। तो सीपी और एमआरपी का रेशियो चाहिए, जस्ट अपोजिट करके लिख दो 5:6। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, अगर हमें ये फॉर्मूला आता है तो प्रॉफिट लॉस में हम लोग ये फॉर्मूला बहुत बार यूज करते हैं और लगभग 30% क्वेश्चन इसी की मदद से हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 71 पर। 71 हमें देखो क्या करें,
A sum of 8,000 invested at 10% per annum amount to 9261 in a certain time. Interest compounded half yearly. What will be the compound interest on the same sum for the same time at double of the earlier rate of interest when interest compounded annually? चलिए देखिए, ध्यान देना, हमें प्रिंसिपल पता है 8,000 रुपये, अमाउंट हमारी बन गई 9261, रेट हमारे पास क्या थी 10%, लेकिन कैलकुलेशन हम क्या कर रहे थे हाफ ईयरली। यहां से हमें सबसे पहले टाइम निकालना है, मान लिया टाइम टी ईयर था, हाफ ईयरली कैलकुलेशन में रेट को आधा कर देते तो रेट क्या हो जाएगी 5% और टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 2t। अब आप छोटा सा फॉर्मूला जानते हो, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर टी। अब रेट आधी कर दी तो आधी लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 9261, प्रिंसिपल को अगर बटा में लिख दो 8000 बराबर 1 प्लस रेट आधी है तो 5/100 और पावर क्या आ जाएगी 2t। अब देखो यहाँ पर 9261 क्या 21 का क्यूब है और 8000 क्या 20 का क्यूब है, 105/100 क्या 21/20 बनेगा, इसकी पावर क्या है 2t। दोनों के बेस सेम तो पावर भी सेम, तो 2t बराबर क्या है 3 ईयर, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5 ईयर। तो इसका मतलब टाइम कितना था आधा साल। अब हमें क्या कह रहे हैं, हमें उसी राशि पर पहले से दोगुनी ब्याज का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है कि क्या होगा। तो हमारे पास प्रिंसिपल तो हुआ 8000, रेट कितनी हो जाएगी डबल 20% और टाइम कितना यूज करेंगे 1.5 ईयर। हमें इसका ब्याज बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले 8000 का अगर अपन 20% निकाले तो क्या आया 1600, 8000 का फिर 20% निकाले 1600, 1600 का 20% क्या आ जाएगा 320। तो दूसरे पूरे साल में ब्याज मिलता 1920, लेकिन इसका हमें आधा ही टाइम चाहिए तो ब्याज भी आधा मिलेगा, तो क्या आ जाएगा 960 रुपये। तो स्टार्टिंग में ब्याज मिला 1600 रुपये और फिर ब्याज में ब्याज मिला 960 रुपये, तो ब्याज कितना आ जाएगा 2560 रुपये। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पर चल सकते हैं। ये सीआई का क्वेश्चन था। हम लोगों को यहाँ पर पहले प्रिंसिपल दे रखा, अमाउंट दे रखी है, यहाँ से टाइम निकाल लिया। टाइम हमारे पास आया 1.5 ईयर, फिर उसी अमाउंट पर डबल ब्याज कर दी और उस पर हम लोगों ने फिर से ब्याज निकाल लिया। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। 72 देखो हमें क्या करें, किसी समूह में व्यक्तियों की औसत आयु 35 साल है, सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक थी, क्योंकि दो व्यक्तियों की एज 29 और 22 वर्ष की बजाय त्रुटिवश 38.5 और 40 दर्ज कर ली गई। तो समूह में व्यक्तियों की संख्या बतानी है कि क्या थी। ओरिजिनल एज उनकी 29 ईयर और 22 ईयर थी, लेकिन गलती से हमने कितनी एज ले ली 38.5 और 40 ईयर। तो देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है, कितने साल ज़्यादा ले ली। यहाँ पर अगर अपन देखें तो 9.5 ईयर ज़्यादा ली, यहाँ अगर अपन देखें तो 18 साल ज़्यादा ली। इसका मतलब एज कितनी ज़्यादा ले ली 27.5 साल। अब ये 27.5 साल हमें कम करना है, एवरेज जो है वो 2.5 साल ज़्यादा है, तो 27.5 या तो किसी एक व्यक्ति में कम करो या एवरेज सब में कम कर दो। तो 2.5 साल एवरेज अगर सब में कम करा तो 27.5 बटा में 2.5 क्या जाएगा 11। इसका मतलब व्यक्तियों की इनिशियल संख्या क्या थी 11। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम बड़े आराम से कर सकते हैं, हम चाहें तो इसमें बेसिक कंसेप्ट लगाकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन टाइम बढ़ जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या है 11। कितना टोटल कम हुआ 27.5, एवरेज कितना कम हुआ 2.5, इसमें भाग दिया तो आंसर क्या गया 11। तो व्यक्तियों की संख्या क्या थी 11। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 73 पर। 73 हमें देखो क्या करें, 4 men and 6 women can complete a certain piece of work in 5 days, wherever 3 men and 4 women can complete it 7 days. How many men should assist 25 women to complete 2 say 1/2 time of the same work in 5 days? अब देखिए हमें पता है 4 men और 6 women can complete a certain work in 5 days, जबकि हमें कह रहा है 3 men and 4 women complete the work in 7 days. तो हमें क्या बताना है, हाउ मैनी वुमेन शुड असिस्ट। 25 को मान लिया x वुमेन असिस्ट करेंगी तो 25 + x वुमेन इसके 2.5 गुना काम को कितने दिन में कर दें 5 दिन में। चलिए कोशिश करते हैं, सबसे पहले मैन और वुमेन का रिलेशन निकालें। तो 4 आदमी और 6 महिलाओं को 5 दिन लग रहे थे, एक ही दिन में काम कराना हो 5 गुना व्यक्ति बुला लें। 3 आदमी और 4 महिलाओं को 7 दिन लग रहे थे, एक ही दिन में काम कराना हो 7 गुना व्यक्ति बुला ले।
काम बराबर करते हैं, दोनों को बराबर करा, 20 मैन प्लस 30 वुमेन बराबर 21 मैन प्लस 28 वुमेन। तो यहाँ से मैन इधर आते माइनस का 1 मैन बराबर 2 वुमेन। तो यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो हमारे पास क्या गया, मैन और वुमेन का रेशियो 2:1। अब ये 2:1 रख दें, फर्स्ट या सेकंड में जो निकालना है उसमें एक आदमी की जगह 2 रखो तो 4 की जगह 8, एक महिला की जगह 1 तो 6 की जगह 6, 8 और 6 14 लोग एक काम करते हैं 5 दिन में। अब एक महिला की जगह 1 रखना है तो 25 + x, महिलाओं की जगह 25 + x, 2.5 गुना काम, इसका मतलब 5/2 काम कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 25 + x × 5 बराबर 14 × 5/2 × 5। तो देखो 5 से 5 कैंसिल, 2 से क्या 7 बार, 7 × 5 35, 25 + x बराबर अगर 35 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। इसका मतलब कितनी महिलाएं और उनके साथ काम पर लगाई जाएंगी 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 74 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। स्थान ए से स्थान बी की दूरी 144 किलोमीटर है। दो कारें एक साथ चलना स्टार्ट करती हैं और एक ए से और दूसरी बी से, वे एक ही दिशा में चले तो 12 घंटे बाद मिलती हैं, लेकिन वे एक दूसरे की ओर बढ़े तो 9/8 घंटे के बाद मिलती हैं। तो तेज कार वाली कार की चाल हमें बतानी है कि क्या होगी। चलिए देख लेते हैं, करते हैं क्वेश्चन को। हमें पता है 2 पॉइंट्स है ए और बी, इनके बीच की दूरी है 144 किलोमीटर। ए की स्पीड मान ली a km/h, बी की स्पीड एज्यूम कर ली b km/h। अब सबसे पहले ये चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में मिलने का टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम इनको लगा 12 घंटे। रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के बीच की दूरी, रिलेटिव स्पीड जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस। तो यहाँ से a - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 12। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे तो मिलने का टाइम बराबर होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम हम लोगों को दे रखा है 9/8 आवर्स, रिलेटिव डिस्टेंस 144, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की स्पीड का टोटल। तो 9 से इसको काट दिया 16 बार, 16 × 8 मेरे पास क्या जाएगा, a + b की वैल्यू 128। अब मुझे तेज वाले की स्पीड बतानी है तो a की वैल्यू चाहिए, तो दोनों के टोटल का क्या हो जाएगा आधा, 128 + 12 140/2 70। तो तेज वाले की स्पीड क्या आ जाएगी 70 km/h। एक ही फॉर्मूला यूज करा, टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पेपर का लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर। द वैल्यू ऑफ दिस, ये सिंप्लीफिकेशन का बड़ा इजी सा क्वेश्चन, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। चलिए देखिए ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास जो डिवाइड है अपन उसको मल्टीप्लाई में बदल लेते हैं। तो 4 × 4 × 1/4 × 1/4 प्लस क्या लिखें 4 × 4, डिवाइड में 4 था तो उसको 1/4 लिख दिया। ये लास्ट वाली टर्म हमने पहले गलती से लिख दी। 4 × 4 डिवाइड में 4 तो 1/4, 4 × 4 से 4 कट गया, ये 4 से 4 कट गया तो क्या बचा 1 + 4, तो आंसर क्या जाएगा 5। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आज के मैथ्स के पेपर के हमने पूरे 25 क्वेश्चंस को एनालाइज करा, सारे क्वेश्चन हमने सीखने की कोशिश करी। कुछ क्वेश्चन हमने दो तरीके से सीखे ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस पर आपको रिप्लाई करूंगा या उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आपको अलग से वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए देखना वीडियो को अच्छे से, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तो तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।